कॉम्बिनेशंस कंप्लीट किया था, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज, पैरेलल, सिमेट्री, क्यूब, इनफाइनाइट लैडर, ये सब अपन ने कंप्लीट किया था। अब अपन आगे चलते हैं। कॉम्बिनेशन के बाद उसमें कोई बहुत बहादुरी नहीं होती है, छोटा सा टॉपिक है, आधा मैं डील कर चुका हूं पहले। शेयरिंग ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन कैपेसिटर्स, शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन कैपेसिटर्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है दो कैपेसिटर, है ना। तो पहला अपन सीखेंगे फॉर टू कैपेसिटर्स, फॉर टू कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर अगर हैं तो उनमें चार्ज की शेयरिंग कैसे होगी, और ये कैपेसिटर चार्ज्ड है पहले से, these capacitors are already charged। तो दो चार्ज कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो उसमें चार्ज शेयरिंग कैसे होती है इस चीज को डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो अपने पास दो कैपेसिटर है, दोनों को मैंने अलग अलग चार्ज किया डिफरेंट डिफरेंट बैटरी से। मान लो ये C1 है, ये C2 है, इसको चार्ज किया मैंने V1 बैटरी से, इसको चार्ज किया मैंने V2 बैटरी से। V1 लिखने का मतलब है चार्ज्ड टू V1 पोटेंशियल, है ना। ये V1 पोटेंशियल पे चार्ज कर दिया गया है ना। और आपको दे रखा है कि ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है ना। ये चार्ज, ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है, ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है ना। ये दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों चार्ज हैं। पहला C1 वाले को V1 वोल्टेज तक चार्ज किया, C2 वाले को V2 वोल्टेज तक चार्ज किया। अब आपसे कहा जाता है कि इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, है ना। आपस में इनके चार एंड्स है ना, दो दो एंड्स करके आपस में इनको कनेक्ट कर दिया। तो बेटा इनका कनेक्शन दो टाइप से हो सकता है, प्लस का प्लस से और माइनस का माइनस से, पहला कनेक्शन। दूसरा प्लस का, एक का प्लस दूसरे के माइनस से, एक का माइनस दूसरे के प्लस से। मतलब मैं पहला कनेक्शन लूंगा तो दो पॉसिबिलिटीज जो है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि मैं कनेक्शन ऐसा करूं, ठीक, इस टाइप का, कि यहाँ पे ये P था, ये Q था, ये R था, ये S था। अभी मैंने प्लस से प्लस लगा दिया है ना। यहाँ पे मान लो एक स्विच है जो भी ओपन है, और दूसरे में मैं क्या कर सकता हूँ कि एक के प्लस को, ये मान लो P वाला पॉइंट है और ये Q वाला पॉइंट है, इसको यहाँ उल्टा, ये S है और ये R है। तो दूसरा कनेक्शन ऐसे किया, यहाँ स्विच लगी हुई है ना, इधर भी स्विच लगी हुई है। स्विच का सिर्फ इतना सा मतलब है कि वो अभी कनेक्ट करूंगा मैं, है ना। कई बार ऐसे ही दिया होता है कि स्विच लगा के दे देते हैं, ये क्या कर रहा हूँ, स्विच लगा के दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा स्विच लगा हुआ है। तो मानते हैं सब लोग कि इसके दो टाइप के कनेक्शंस पॉसिबल हैं। पहला कनेक्शन कब पॉसिबल है, जब पॉजिटिव पोलरिटी वाले प्लेट को दूसरे के पॉजिटिव पोलरिटी से कनेक्ट किया जाए, और दूसरा जब पॉजिटिव पोलरिटी वाले प्लेट को दूसरे के निगेटिव पोलरिटी से कनेक्ट किया जाए। दीज आर टू पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अपन एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। इसमें अपन दो चीजें निकालेंगे, पहला कि बाद का कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, दूसरा, अच्छा कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया बाद का, तो चार्ज तो निकाल ही लेंगे, दूसरा इस पूरी चार्ज शेयरिंग के प्रोसेस में एनर्जी का लॉस कितना होगा, ये दो चीजें अपन कैलकुलेट करने वाले हैं। अच्छा, इनके बीच चार्ज शेयरिंग होगी क्यों, क्योंकि दोनों में के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चार्ज शेयरिंग तब तक होगी जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो अपन पहले केस को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो स्लाइड फिर से लगा दूंगा, आप लिख लेना। तो फर्स्ट केस को अपन यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, सेम पोलरिटी प्लेट्स आर कनेक्टेड, सेम पोलरिटी प्लेट्स आर कनेक्टेड, सेम पोलरिटी के प्लेट्स को कनेक्ट किया गया। तो ध्यान से देखिए, पहले की कहानी गलत बनाया, अबे क्या हो गया मुझे, हाँ, पहले ऐसा सेलेक्ट किया, यहाँ पे अभी स्विच लगा रखा है ना, कि ये पहला है C1 वाला, ये दूसरा है C2 वाला,
और ये इसकी पॉजिटिव प्लेट, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट, ये इसकी नेगेटिव प्लेट, ये इसकी नेगेटिव प्लेट। इसको चार्ज किया है V1 से, इसको चार्ज किया है V2 से। फिर मैं कहूंगा कि स्विच को बंद किया, एक स्विच भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विच को बंद किया, क्या होगा? चार्ज शेयरिंग होगी, है ना। अभी इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, चार्ज शेयरिंग होगी। बाद में इनका एक कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो तभी चार्ज शेयरिंग बंद होगी। कैपेसिटेंस तो चेंज होना नहीं है, C1 और C2। तो मुझे यही बताना है कि ये कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, है ना। अच्छा, मेरी अब कुछ बातें बहुत ध्यान से सुनना। क्या क्या यूज करेंगे? तो बेटा एक ही प्रिंसिपल यूज करेंगे, दैट इज चार्ज कंजर्वेशन। बहुत ध्यान से देखना कि ये जो दो प्लेट्स मैं कवर कर रहा हूं, है ना, इधर इधर, ये सिर्फ आपस में कनेक्टेड है एक तार से। ये जो प्लस वाली प्लेट है, ये सिर्फ आपस में ही कनेक्टेड है, तो इनका टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। और वैसे ये जो माइनस वाली प्लेट्स हैं, ये सिर्फ आपस में कनेक्टेड है, तो इनका सिर्फ अपना ही चार्ज टोटल कंजर्व रहेगा। मतलब मैं कहूं, अगर मैं प्लेट्स का नाम दे दूं 1 2 3 4 करके, तो 1 + 3 का चार्ज कंजर्व रहेगा और 2 + 4 का चार्ज अलग कंजर्व रहेगा, है ना। तो मान लेते हैं बाद का इनका चार्ज कुछ होगा, है ना। कॉमन पोटेंशियल V1 है, तो मान लेते हैं इस पे चार्ज कुछ प्लस Q1 आएगा, इस पे चार्ज माइनस Q1 आएगा, इस पे चार्ज प्लस Q2 आएगा और इस पे चार्ज माइनस Q2 आएगा, है ना। बाद का चार्ज है ये, कॉमन पोटेंशियल अपने को मालूम ही है। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं चार्ज कंजर्वेशन लिखूं, तो बेटा ध्यान से एक बात और सोचो कि अभी ना ये प्लेट पॉजिटिव थी और ये प्लेट भी पॉजिटिव थी, तो 1 + 3 का टोटल चार्ज पॉजिटिव था। तो पक्की सी बात है बाद में भी इनका चार्ज पॉजिटिव ही होगा, है ना। वैसे तो सीधे फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, तो अभी अपन सिंपली ऐसा बता सकते हैं कि बाद में इसका चार्ज पॉजिटिव ही होगा। तो मैंने प्लस प्लस ही मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ उल्टा हो रहा तो होता तो भी अपन प्लस करके मान लेते, देख लेंगे, है ना। तो ये अपने को पहले और बाद की कहानी दी हुई है। अब मैं चार्ज कंजर्वेशन यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ? चार्ज कंजर्वेशन ऑन प्लेट 1 एंड 3। प्लेट 1 एंड 3 का टोटल चार्ज कंजर्व है, तो 1 एंड 3 का पहले का चार्ज 1 का C1 V1 प्लस C2 V2, ये प्लेट 1 का चार्ज है, ये प्लेट 3 का चार्ज है, इज इक्वल टू Q1। बाद का कॉमन पोटेंशियल V हो गया, तो C1 V कॉमन को मैं V मान लेता हूँ, है ना। V कॉमन इज इक्वल टू V, तो C1 V, ये क्या हुआ? बाद का चार्ज प्लस C2, तो यहां से क्या आ गया बेटा? V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। आपको याद हो तो ये अपन पहले भी कर चुके हैं, पहले भी ये रिजल्ट अपन ला चुके हैं। वहां कैपेसिटर्स को नहीं कनेक्ट किए थे, दो कंडक्टर्स को कनेक्ट किया था कैपेसिटर के टाइम, तो सेम ही आ रहा है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। कोई दिक्कत नहीं है और ये सिंपल सी चीज है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और सुन लो। कई बार वो क्या करते हैं कि एक कैपेसिटर को चार्ज रखते हैं, दूसरा कहते हैं कि एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ लगा दिया। तो भगवान ने हमें बुद्धि दी है, अगर एक चार्ज है मान लो V1 वोल्टेज से, तो उसका वोल्टेज V1 और जो अनचार्ज है उसका वोल्टेज V2 हो जाएगा, है ना। अपनी बुद्धि लगाएंगे और कहेंगे अगर कोई कैपेसिटर अनचार्ज है तो उसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी? 0। तो हो जाएगा V इक्वल टू C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। तो ये नहीं कहेंगे सर आपने तो दो चार्ज का सिखाया था, वहां तो एक अनचार्ज आ गया, भाई जो अनचार्ज है उसका पोटेंशियल 0। अच्छा, दोनों अनचार्ज हो तो कोई मतलब ही नहीं, कोई चार्ज शेयरिंग ही नहीं होगी, है ना। तो या तो दोनों चार्ज होंगे या तो एक चार्ज होगा और एक अनचार्ज होगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अच्छा, इसमें हीट लॉस, तो हीट लॉस मैंने आपको सिखाया था। हीट लॉस क्या होता है? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। क्या होता है? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या होगी? तो जो लिख होती है वो लिख दो। पहले वाले की होगी बेटा हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरे वाले की होगी हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये पहले की एनर्जी है, माइनस बाद की एनर्जी
कॉमन वोल्टेज आप निकाल चुके हो, है ना। तो C1 और वोल्टेज V है दोनों की, तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, ये बाद की एनर्जी है ना। तो मतलब ये हाफ V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बचेगा C1 प्लस C2, V उठा के रख देना, है ना। मतलब ये क्या बनेगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ V स्क्वायर C1 प्लस C2। V आप जानते हो, V इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, रख देना, सॉल्व करना, आंसर आएगा। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, सीधा आंसर लिख रहा हूँ हीट लॉस का, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। जो टर्म बनेगी उसको आप ऐसा लिख पाओगे, खुद से लिख के देखना घर पे, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दिस इज द हीट लॉस। वापस एक की वोल्टेज जीरो होगी तो वो जीरो कर देंगे। ये रहा आपने हीट लॉस का आंसर। तो अपन ने दो चीजें निकाली कि बाद का कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, ये रहा कॉमन पोटेंशियल अगर सेम पोलरिटी कनेक्ट की है तो, और ये रहा हीट लॉस का रिजल्ट। ठीक है, अब मैं आपको लिखने का टाइम दे रहा हूँ, फिर अपन ऑपोजिट वाले करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा टाइप इसमें क्या आएगा, when plates with opposite polarity are connected, when plates with opposite polarity are connected, मतलब ये प्लस ये माइनस C1 V1, ये माइनस ये प्लस C2 V2 ऐसा हो, और बाद में चार्जेस क्या होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन चार्ज की शेयरिंग तभी बंद होगी जब क्या आ जाए, कॉमन पोटेंशियल। दो कैपेसिटर में चार्ज की शेयरिंग तभी बंद होगी जब कॉमन पोटेंशियल आ जाए, ये C1 और ये C2। मान लेते हैं इन पे चार्जेस कुछ भी आ जाएंगे, प्लस और प्लस कुछ भी आ जाएंगे, मुझे चार्जेस नहीं पता, ये दोनों को भी प्लस चार्ज वाला मान लेते हैं, है ना। ठीक है, माइनस आना होगा तो अपने आप माइनस, डिपेंड करेगा कौन सा चार्ज आ रहा है। फिर से क्या लगाएंगे बेटा, इन दोनों प्लेट्स पे चार्ज कंजर्वेशन, है ना। इस बार एक प्लेट प्लस वाली थी, एक प्लेट माइनस वाली थी, तो अपन क्या लिखेंगे, Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल। तो पहले का चार्ज C1 V1 प्लस प्लेट पे, माइनस प्लेट पे चार्ज माइनस C2 V2, ये लिख दिया मैंने पहले का चार्ज, इक्वल टू बाद का चार्ज। मान लेते हैं ये हायर पोटेंशियल बन गया, ये लोअर पोटेंशियल बन गया, तो ये दोनों प्लेट दोनों साइड प्लस होगी, इधर वाले दोनों प्लेट यहाँ माइनस होगी, इक्वल टू C1V प्लस C2V, है ना। मैंने मान लिया है कि ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल फिक्स हो जाएगा, तो इधर का पोटेंशियल प्लस है, इधर का पोटेंशियल माइनस है, नेगेटिव आना होगा अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ से V कितना आया, C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। कोई दिक्कत ही नहीं है, बस वहां जहाँ प्लस था, देखो ध्यान से, यहाँ जहाँ प्लस था वहां माइनस आ गया, C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब पता है हीट लॉस भी ऐसे ही आ जाएगा, हीट लॉस कैसे लिखोगे, वापस वही हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, इस बार भी ये रख देना, तो हीट का आंसर आएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। क्या आएगा, V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ प्लस आ जाता है। अच्छा जरा ऐसे ही, मतलब तुम्हें कभी भूल जाओ ना, तो ऐसे ही फील करके देखना, है ना। भाई चार्ज कॉमन वोल्टेज में तो ठीक है, जहां सेम लगाएंगे वहां प्लस आएगा, जहां अपोजिट लगाएंगे वहां माइनस आएगा। किसमें ज्यादा हीट लॉस हो रही हो, जिसमें ऑपोजिट प्लेट को कनेक्ट करते हो। सोचो जरा, फील करो इस चीज को। जब ऑपोजिट प्लेट को लगाएंगे तो क्या होगा कि बाद में तो दोनों प्लेट पे चार्ज सेम नेचर के आने वाले हैं, सेम पोलरिटी के आने वाले हैं, तो एक के चार्ज का पूरा साइन चेंज हो रहा होगा, तो इसमें ज्यादा चार्ज फ्लो होगा। इसीलिए जब ऑपोजिट पोलरिटी को लगा रहे हैं तो अंदर V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर है, मतलब ज्यादा हीट लॉस है, और यहाँ पे कम हीट लॉस। ये कोई थ्योरी नहीं है, याद रखने का तरीका है।
कि जब अपोजिट पोलरिटी चार्जेस को लगाएंगे तो ज्यादा हीट लॉस होगा। अब सोच के देखो बेटा, अगर एक कैपेसिटर चार्ज हो एक अनचार्ज हो, तो आप V1 प्लस V2 होल स्क्वायर लिखो या V1 माइनस V2 होल स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ये अपोजिट प्लेट को लगाया तो ये है, सिमिलर प्लेट को लगाया तो वो था। जल्दी से लिखिए, सिंपल सा क्वेश्चन। दो कैपेसिटर हैं, है ना, ये 20 माइक्रोफैरेड 100 वोल्ट, ये 25 माइक्रोफैरेड और 250 वोल्ट, है ना, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस। फाइंड कॉमन पोटेंशियल एंड हीट when same polarity plates are connected, same polarity plates are connected। जल्दी से आंसर बता दीजिए। यूनिट्स मत लिखना, अपने को वोल्टेज वोल्ट में लिखना है और हीट माइक्रो जूल में लिखना है। जल्दी से लिखिए, मैं भी तब तक सॉल्व कर रहा हूँ, कोई कॉपी नहीं करेगा। अच्छा, मुश्किल हो गई क्या कैलकुलेशन में? कोई बात नहीं, खुद सॉल्व करो, यहाँ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, आंसर आ देना चाहिए। है ना, इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर है कैलकुलेट करके। ये आंसर माइक्रो जूल में है ना, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। वोल्टेज आएगा 550/3, अगर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है, तो नहीं की होगी, ऑब्वियस सी बात है। हाँ ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए, कोई मतलब नहीं है। बाद का दोनों का चार्ज पूछा तो पहले का चार्ज होगा C1 इंटू वी, दूसरे का चार्ज होगा C2 इंटू वी। बाद के चार्ज भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज होता है Q इक्वल टू सी वी, बाद की वोल्टेज पता चल चुकी है, दोनों की सेम है, तो बाद का चार्ज उनका लिख सकते हैं C1V और C2V, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे एक 3 वाला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, फिर आगे चलिए।
कि मान लो ये 3 कैपेसिटर है, तीनों चार्ज है ना, एक स्विच यहाँ लगा रखा है, एक स्विच यहाँ लगा रखा है, ठीक है। कहीं भी लगाओ, स्विच का कोई बहुत मतलब नहीं है, क्या मतलब सर्किट ओपन नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। यहाँ भी एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है। ये तीनों कैपेसिटर चार्ज है, 3 कैपेसिटर लगाए हैं, ठीक है। ये कुछ 100 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड है, और इसकी वोल्टेज कुछ मान लेते हैं 50 वोल्ट है। ये 20 माइक्रोफैरेड है, इसकी वोल्टेज मान लेते हैं 60 वोल्ट है। और ये 30 माइक्रोफैरेड है, इसकी वोल्टेज मान लेते हैं 100 वोल्ट है। इनकी पोलरिटीज भी दे रखी हैं पहले, कि ये प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, 2 चीजें इसमें यूज करनी पड़ती है ना। तीनों स्विच को बंद कर दिया है ना, तो आपसे पूछते हैं कि तीनों का फाइनल चार्ज बताओ, है ना। फाइंड, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, 3 स्विच के नाम है। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन all 3 capacitors when all the switches are closed. When all the switches are closed, है ना। तो सुनो ध्यान से, क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले पहले चार्ज लिख लो, है ना। इस पे चार्ज कितना है, +500। इस पे चार्ज कितना है, -500। इस पे चार्ज कितना है, +1200। इस पे चार्ज कितना है, -1200। इस पे चार्ज कितना है, +3000। इस पे चार्ज कितना है, -3000। ये सबके चार्ज लिख दिए, तीनों के चार्ज लिख दिए मैंने। अब देखो क्या होगा, जो जो प्लेट सिर्फ आपस में कनेक्टेड है उनके चार्ज कंजर्व रहेंगे। तो सोच के देखो, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इसका चार्ज कंजर्व है, इन दोनों का चार्ज कंजर्व है, इन दोनों का चार्ज कंजर्व है। ये अपना चार्ज कंजर्वेशन है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, बाद के इनके चार्जेस मान ले रहा हूँ, एक की किसी का चार्ज मानूंगा, उसकी हेल्प से मैं सबके चार्ज लिखूंगा, है ना। तो ध्यान से देखो, मैं बाद का सर्किट बना रहा हूँ। मान लेते हैं बाद का सर्किट ये है, ठीक। मान लेते हैं इस पे चार्ज +Q है, तो इस पे चार्ज -Q होगा, क्योंकि कैपेसिटर है। अच्छा देखो, इस पे चार्ज +500, इस पे चार्ज 1200, तो इन दोनों के चार्ज का सम कितना, 1700, है ना। मानते हो ना, ये जो दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है, इनका टोटल चार्ज क्या था भाई, ये प्लेट देखना, ये +1200 और ये +500 मिलके कितने हुए, +1700। तो इस पे Q आया, तो इस पे चार्ज क्या आएगा, 1700 -Q। क्या आएगा, 1700 -Q। इसको मैं मान रहा हूँ ये भी पॉजिटिव प्लेट है उसी सीक्वेंस में, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस चार्ज के साथ, -1700 -Q, है ना। मैं मान रहा हूँ कि पहले प्लस आ रहा है, फिर माइनस, ऐसा ऊपर वाले पे प्लस आया, नीचे वाले पे माइनस, ठीक है। ये इसको मैंने पॉजिटिव प्लेट मानी है, इसको मैंने नेगेटिव, यहाँ इसको मैंने पॉजिटिव प्लेट मानी है, इसको मैंने नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब वापस देखो, इस पे चार्ज था 3000, इस पे चार्ज था -1200, मिलके कितने हुए, +1800। कितने हुए, +1800, है ना। तो अगर इनका सम मान लेते हैं, इस पे चार्ज क्या आएगा कि इन दोनों का सम +1800 हो जाए, जरा सोच के देखो, इस पे चार्ज है माइनस इतना, तो अगर मैं 1800 माइनस माइनस, तो मतलब ये लगभग हो जाएगा आपका, प्लस माने इसको, तो ये प्लस ये माइनस, तो इस पे चार्ज आएगा 3500 -Q। कितना आएगा, 3500 -Q। दोनों का सम करो, सब लोग खुद से सॉल्व करके देख लेना, है ना। इसका सम करो 3500 -Q और माइनस ये वाली चीज, इनका सम करो,
देखो 3500 में से 1700 माइनस होगा, 1800 बचेगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू मिलके 0। ये आया प्लस वाला, तो माइनस वाला कितना आएगा, माइनस 3500 माइनस क्यू, है ना। अच्छा, अब जरा चेक भी कर लेते हैं कि सही आया नहीं आया, है ना। इसका चार्ज माइनस 3500 माइनस क्यू और इसका चार्ज माइनस क्यू, दोनों का चार्ज जरा ऐड करो, तो ये माइनस क्यू और ये बनेगा माइनस 3500 प्लस क्यू, मतलब दोनों ऐड होके बचेगा माइनस 3500। देखो इनका चार्ज माइनस 3500 था, ये 3000, ये माइनस 500, तो क्या आया, माइनस 3500। मैंने सिंपल चार्ज कंजर्वेशन लिखा है और मैंने प्लेट्स को प्लस माइनस एज्यूम कर लिए, एक को प्लस दूसरे को माइनस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो लिख के बता दो, ठीक है क्या? अगर ठीक है तो यस सर लिख दो। चार्जेस लिखे हैं बेटा, एक का चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू मान लिया, उसके अकॉर्डिंग दो दो प्लेट्स पे चार्ज कंजर्वेशन यूज करके लिखे, ठीक है तो यस लिख दो। ठीक, बहुत बढ़िया। अब सुनना, बहुत ही सिंपल सा काम करना है, कहने को तो, है ना। सिंपल सा काम क्या है बेटा, कि इस लूप में ऐसे केवीएल लिखना है, ऐसे ऐसे कैसे भी लिख दो, केवीएल लिखना है। क्या लिखना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो कैपेसिटर में माइनस से प्लस जाते हैं तो वोल्टेज बढ़ेगा, प्लस से माइनस जाएंगे तो वोल्टेज कम होगा। मैं ऐसे यहां से स्टार्ट करके ऐसा घूमूंगा इस लूप में, है ना। तो ये केवीएल की क्वेश्चन लिखूंगा। मुझे इसके कैपेसिटेंस भी पता होना चाहिए, 10 20 30 माने हैं। ये कैपेसिटेंस माना है 10 माइक्रोफैरेड, ये कैपेसिटेंस माना है 20 माइक्रोफैरेड और ये कैपेसिटेंस माना है 30 माइक्रोफैरेड। तो ध्यान से देखो, मैं पहला कैपेसिटर ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ, मतलब माइनस से प्लस जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल बढ़ेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्यू बाय सी। किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो आता है क्यू बाय सी, मतलब एक तरह से पॉजिटिव प्लेट का चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो पहली टर्म आएगी, माइनस से प्लस गया, पोटेंशियल बढ़ा, तो प्लस क्यू बाय 10, है ना। क्यू भी माइक्रोकूलम में था, सी भी माइक्रोकूलम में है, तो वोल्टेज की यूनिट सेम रहेगी। यहाँ देखो इस कैपेसिटर में कहां से कहां जा रहे हैं, ऐसे घूमेंगे ना, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं ना। तो इस कैपेसिटर में कहां से कहां जा रहे हैं, प्लस से माइनस, तो पोटेंशियल कम होगा, तो माइनस वोल्टेज कितना, 1700 माइनस क्यू अपॉन 20। मतलब मैं मान रहा हूं कि प्लस चार्ज का, प्लस प्लेट का चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैं प्लस से माइनस गया, तो प्लस से माइनस गया तो पोटेंशियल कम होगा, और फिर यहाँ भी प्लस से माइनस गया, ये अपनी पॉजिटिव प्लेट, ये अपनी नेगेटिव प्लेट, तो माइनस 3500 माइनस क्यू 130 इक्वल टू 0, है ना। केवीएल क्या कहता है, इस पूरे लूप में सारे वोल्टेजेस का सम क्या हो जाएगा, 0। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए एक बार फिर से लेजर पेन से बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ गए, पोटेंशियल बढ़ेगा, माइनस से प्लस जा रहे हैं, कितना बढ़ेगा, क्यू बाय 10, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। वोल्टेज हमेशा जब केवीएल में लिखो ना, तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस बढ़ेगा या कम होगा वो साइन से देख लो, माइनस से प्लस जा रहे हैं या प्लस से माइनस। यहां से यहां कम होगा, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, कम हुआ, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। यहां से यहां गया, वापस कम होगा, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। इनको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। लिख लो, खुद से सॉल्व कर लेना, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, जल्दी से इसको नोट कीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, रेंडम डेटा पे बेस्ड था। मेथड समझ आना चाहिए कि चार्ज, एक का चार्ज मान के चार्ज कंजर्वेशन यूज करके सबके चार्ज लिख लेंगे और फिर केवीएल लिख करके उस चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है भाई। चलो, तो ये पार्ट अपना यहाँ पे फिनिश हुआ। एक टाइप के क्वेश्चन आपको और मिले होंगे जिसमें क्या था ना, कैपेसिटर के सर्किट में कहीं रेजिस्टर लगा हुआ था और आपसे किसी ब्रांच में चार्ज पूछा था, तो वो मैं आरसी सर्किट जब पढ़ाऊंगा तो वो पोर्शन में वहीं पे लूंगा, है ना। जब अपन आरसी सर्किट की स्टडी करेंगे तो वो पोर्शन में वहीं पे लूंगा कि कैपेसिटर के साथ अगर रेजिस्टर दिया हुआ है तो स्टेडी स्टेट में चार्ज कैसे निकालते हैं। तो अपना सर्किट एनालिसिस का ये पार्ट हो गया कि अपन ने सर्किट में चार्ज निकालना सीखा, फिर अपन ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखा, फिर अपन ने चार्ज शेयरिंग के सवाल किए। अब अगला जो है, अगला आता है इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो थोड़ा सा यूनिक है, एंड दैट इज
डाइलेक्ट्रिक। इसमें क्या करते हैं कि नॉर्मली तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ही बात करते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, है ना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आप जानते हो ऑलरेडी प्लेट ऐसी होती हैं, बनाते अपन भले ही वैसा है, बट एक्चुअली में प्लेट्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना? ये होता है एक्चुअल प्लेट्स का स्ट्रक्चर। दो प्लेट्स ऐसी पैरेलल प्लेट्स मान लिया रेक्टेंगुलर वाली। तो अपन क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक का मतलब इसके बीच बीच में ना एक ऐसी स्लैब फिल कर देते हैं, एक क्यूबॉइडल स्लैब फिल कर देते हैं इसके बीच बीच के रीजन में, ऐसा है ना, एक स्लैब फिल कर देते हैं, एक स्लैब होती है ना, स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्यों फिल करते हैं, क्या होता है, ये सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं स्लैब फिल क्यों करते हैं। पहला फायदा आगे जब मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इससे कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। हम तो चाहते हैं कैपेसिटेंस बढ़ाना, तो भाई वैसे ही जब कैपेसिटर बनाया तो कैपेसिटेंस वहीं से बढ़ गया, है ना। फिर स्लैब डाल दी तो कैपेसिटेंस और बढ़ जाता है, तो एक एक काम क्या हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, है ना। दूसरा, स्लैब से इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है। क्या मिलती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सोच के देखिए कि एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट नेगेटिव है, बेटा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, चिपक जाएंगे, है ना। एक प्लेट प्लस एक प्लेट माइनस, रोक के कौन रखेगा, है ना, तो ये आपस में चिपक जाएंगे। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए इसको होल्ड करने के लिए, है ना। तो ये स्लैब जो है, अगर इसके बीच में मीडियम भर दिया जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी मीडियम भर दे, मतलब एक नॉर्मली इंसुलेटिंग मीडियम भरते हैं, उसका रीजन भी आगे बताऊंगा कि कंडक्टिंग मीडियम क्यों नहीं भरते, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना, ये चार्ज स्टोर करना है। तो बीच में एक मीडियम अगर फिल कर दिया पूरी तरह से, तो वो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है। तो दोनों काम अपने साथ एक साथ होते हैं कि कैपेसिटेंस और मैकेनिकल स्ट्रेंथ दोनों एक साथ लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी थीम है, डाइलेक्ट्रिक क्यों फिल की जाती है। तो दो चीजें, इससे कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ और इससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ी, ठीक। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका ना वही फ्रंट व्यू बनाया करूंगा, ठीक। तो पहले अपन कुछ ना बेसिक बेसिक से केसेस लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। पहला, क्या इफेक्ट आता है, अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस, मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो समझ में आ गई, है ना। तो इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस क्या क्या होता है, तो इसको अपन डील कर रहे हैं। व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक, व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक, तो आप कहोगे कि सर ये कैपेसिटर है, इसके बीच का डिस्टेंस d है और इसका एरिया a है, तो कैपेसिटेंस का आंसर आता है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबसे सिंपल वाली चीज है कि अगर अपने पास कोई डाइलेक्ट्रिक फिल ना करें, बीच में मीडियम यहाँ क्या पे है अभी, वैक्यूम, तो वैक्यूम बीच का मीडियम है, तो कैपेसिटेंस आएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। दूसरा, व्हेन dielectric is completely filled, या when one dielectric medium is completely filled, एक dielectric medium को completely fill कर दिया, है ना, पूरी तरह से ही भर दिया, अंदर पूरा मटेरियल भर दिया, K वाला, K is the dielectric constant, है ना। तो आप कहोगे सी, अपन ने सीख रखा है बेटा इस चैप्टर में कि जहां जहां एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है उसकी जगह अगर के आ गया तो वो के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। के को कई बार आपको सिखा रखा है मैंने, एप्सिलॉन आर भी कहते हैं, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक ही चीज है, अलग अलग नाम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अगर पूरी तरह से मीडियम फिल किया जाए तो सिंपल सा आंसर है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी, कैपेसिटेंस के टाइम्स आ जाता है, मतलब दिस इज सी डैश एंड सी डैश इक्वल टू के इंटू सी। तो ये दो सिंपल वाले केस हैं कि अगर पूरा खाली हो तो ये होता है, पूरी तरह से फिल कर दिया जाए तो के टाइम्स होता है। और तीसरा केस,
जो अपने मन में कई बार क्यूरियोसिटी लेके आता है। When completely filled by conductor, when completely filled by conductor, इसके अंदर पूरी तरह से क्या भर दिया, कंडक्टर। कंडक्टर के लिए ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट। कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो ये तो बेस्ट है भाई। अपन कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं तो अंदर पूरी तरह से कंडक्टर भर दो दोनों प्लेट के बीच, तो इनफाइनाइट कैपेसिटेंस। जितना कैपेसिटेंस बना उतना बन गया। सही है ना? कोई दिक्कत थोड़ी ना। ऐसा कर सकते हैं क्या? लॉजिकल है क्या करना? भाई मैथमेटिक्स यहाँ पे कह रही है कि दोनों प्लेट्स के बीच जैसे जैसे आप मीडियम भरते जाओगे तो कैपेसिटेंस मीडियम के टाइम्स हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि कंडक्टर के लिए के टेंडिंग टू क्या होता है? इंफिनिटी। दिस इज फॉर कंडक्टर। कंडक्टर के लिए क्या होता है? के इंफिनिटी। तो पूरी तरह से कंडक्टर भर दो। तो पूरी तरह से आपने जैसे कंडक्टर भर दिया तो इसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो गया। किसी काम का है क्या? बोलो भाई, ऐसा करना किसी काम का है क्या? या क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? अरे कोरोना का टाइम चल रहा है तो हर किसी में कोरोना डिस्चार्ज है। कोई क्यों मरा सर? उसे कोरोना हो गया था। क्लास क्यों नहीं आए थे सर? कोरोना हो गया था। कोरोना डिस्चार्ज उतना सही था, खत्म हो गया, वो हर जगह नहीं आएगा। अरे बच्चों, सुनो मेरी बात ध्यान से। करना क्या है? चार्ज स्टोर। करना क्या है? चार्ज स्टोर। अब जरा इसको चार्ज दो। जितना चार्ज दोगे फ्लो होके निकल जाएगा। मान लो मैं आपसे कहूँ आपके पास एक बाल्टी है, पानी वाला एग्जांपल याद है? पानी भरते थे जो अपन, पानी का आता कहाँ। मैंने कहा आपको एक बाल्टी है ना, और बाल्टी में उसका पेंदा नहीं है, बेस हटा दिया मैंने काट के, है ना। मतलब मैं बोलूं बताओ उस बाल्टी में कितना पानी डाल सकते हो? इनफाइनाइट। ऊपर पानी डालोगे नीचे से निकलता जाएगा, है ना। वही यहाँ ये भी है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? इनफाइनाइट। इसको इसको कितना चार्ज दे सकते हैं? इनफाइनाइट। बेटा बाएं से चार्ज दोगे दाएं से निकल जाएगा, है ना। तो ये तो पूरा वायर बन गया। अगर बीच पे पूरा एक कंडक्टर का पीस बन गया तो इधर से चार्ज देते चलो, वहां से निकलते चलेगा। तो मैं आपसे कहूंगा बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या है? इनफाइनाइट होगा सर। जितना चार्ज दोगे दे दो, रखेगा नहीं। इट कैनॉट स्टोर चार्ज। इसको चार्ज देते चलो, ये आगे चलता चलेगा, है ना। तो इसको इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका, इसलिए ऐसा करते भी। इसीलिए अपन इंसुलेटिंग मीडियम ही फिल करते हैं, है ना। तो ये अपन ने 3 केसेस सीखे बेसिक वाले। जब कोई डाइलेक्ट्रिक ना हो तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। जब एक ही मीडियम को पूरी तरह से फिल कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, तो के टाइम सी हो जाता है, चार्ज स्टोर करके भी रख सकता है। और तीसरा, अगर कंडक्टर फिल कर दें तो वो किसी काम का नहीं बचता, कैपेसिटेंस तो इनफाइनाइट हो जाता है लेकिन वो चार्ज स्टोर करके नहीं रख सकता, है ना। अब अपन आगे सीखेंगे इसमें पार्शियल फिलिंग, है ना। कि अगर पूरा फिल ना करके मैं एक थिकनेस में भरूं, एरिया में बांटूं, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो उसको अपन सीखेंगे, पार्शियल फिलिंग विद डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, है ना। पहले ये नोट कीजिए जल्दी से, है ना। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? मीडियम का इफेक्ट डाइलेक्ट्रिक का। तो पूरा फिल किया तो क्या हुआ ये समझ लें। अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने पे होता क्या है पहले तो, है ना? तो देखो इधर अंदर क्या क्या चीजें चेंज होती है। मान लो एक चार्ज कैपेसिटर है ना। एक चार्ज कैपेसिटर, बैटरी बैटरी हटा दी, कोई बैटरी नहीं लगाई, कैपेसिटर को चार्ज किया, ये उसकी प्लेट्स हैं। इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है ना। ऐसा अपने को दे रखा है। इसके अंदर मैंने एक स्लैब इंसर्ट कर दी इसी डायमेंशन की, बस थिकनेस कम है ना। ये एक स्लैब इंसर्ट करी है इसके, ठीक है। तो क्या है ना कि ये स्लैब एक मीडियम है।
क्या है, ये एक मीडियम है, तो इसमें चार्जेस इंड्यूस होंगे। तो इसमें चार्जेस यहाँ प्लस है तो इसके पास यहाँ माइनस इंड्यूस होगा, और इसके पास यहाँ प्लस इंड्यूस होगा, है ना। अच्छा सोचो, अगर ये डाइलेक्ट्रिक ना होता तो प्लेट्स के बीच की फील्ड होती है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2a प्लस Q अपॉन 2a मिलके क्या बनती है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। मैं कुछ लिख रहा हूँ वो ध्यान से देखना। यहाँ बाहर बाहर जहां मीडियम नहीं है वहां की फील्ड, और यहाँ अंदर अंदर यहाँ की फील्ड, ठीक है। अच्छा, इसका चार्ज डेंसिटी मान सकते हैं, इस पे प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा मान लेते हैं। यहाँ पे माइनस सिग्मा इंड्यूस हो गया और यहाँ पे कुछ प्लस सिग्मा इंड्यूस हो गया। तो अंदर की जो नेट फील्ड है इस रीजन में, यहाँ पे फील्ड, इस फील्ड की वैल्यू आएगी बेटा सिंपल जितनी आती थी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट या फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्लैब के बाहर बाहर यहाँ फील्ड कितनी, Q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या फिर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। जो मैं रेड कलर से ड्रॉ किया है ये नेट फील्ड है। और यहाँ जब अंदर है तो अंदर बेटा आप जरा सोच के देखो कि क्या होगा। एक्सटर्नल फील्ड इधर से इधर है ना। एक फील्ड है एक्सटर्नल प्लेट्स की और एक फील्ड है ये इंड्यूस्ड चार्जेस की ऑपोजिट में, है ना। ये क्या है, फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। क्या है, फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। ये क्या है, फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल प्लेट, फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल प्लेट, जो बाहर से प्लेट्स लगी काली वाली। और ये क्या है, नेट फील्ड। ये क्या है, नेट फील्ड की डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड क्या मिली है। तो आप ध्यान से देखो, आप लिखोगे बेटा अंदर जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड होगी, नेट फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इज नेट फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल प्लेट्स, या एक्सटर्नल, ये कौन है, प्लेट्स के कारण, माइनस ऑपोजिट में है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है उसमें चार्जेस इंड्यूस होंगे तो उसके कारण इंड्यूस्ड चार्जेस की फील्ड। तो नेट फील्ड इज द रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड अपॉन इंड्यूस्ड चार्ज। ध्यान से सुनते चलना मेरी बात, है ना। नेट फील्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। आप जानते हो कि जो नेट फील्ड होगी वो E एक्सटर्नल अपॉन K हो जाएगी, है ना, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, है ना। ये कहां से आया, डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। डेफिनेशन ऑफ के याद है, मैंने वहां पे बताया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो अपन कहते हैं किसी मीडियम में जो फील्ड होती है वो इस फील्ड से k टाइम्स कम हो जाती है, तो वो जो k रेशियो आया था दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो नेट फील्ड अंदर मिल रही है इनसाइड वाली है इज इक्वल टू E एक्सटर्नल अपॉन K, है ना। तो यहां से नेट फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूं, अंदर की नेट फील्ड को E एक्सटर्नल अपॉन K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू E एक्सटर्नल माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड को एक तरफ ले आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इज इक्वल टू E एक्सटर्नल इंटू, ऐसा लिख लो, 1 माइनस 1 अपॉन K। ये अंदर की इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण फील्ड आई, ये नेट फील्ड नहीं है। ये कौन सी फील्ड है, E इंड्यूस्ड इज फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, इसकी वैल्यू निकल गई। अच्छा पता ये क्यों बताया, अपने को कहीं काम नहीं आएगा, अपने को काम तो बेटा ये नेट फील्ड आएगी पोटेंशियल डिफरेंस में। कई बार ना आपसे यही पूछ लेंगे कि बताओ डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस्ड चार्जेस की फील्ड कितनी है, तो वो आएगी E एक्सटर्नल 1 माइनस 1 बाय K। अब ध्यान से देखना,
तो आपने क्या सीखा, ई इंड्यूस चार्जेस का कितना आया, ई एक्सटर्नल 1 माइनस 1 बाई के। ई इंड्यूस्ड को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि वो भी एक तरह से दो प्लेट्स ही हैं, देखो ध्यान से, ये माइनस सिग्मा, ये प्लस सिग्मा, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, कुछ इंड्यूस है, तो इसको मैं प्लेट्स की फील्ड के फॉर्मूले से लिख सकता हूँ बेटा, सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये इंड्यूस्ड चार्जेस को प्लेट मानते हुए उसकी फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस 1 अपॉन के, सॉरी सिग्मा, सिग्मा, ये सिग्मा नॉट है, सिग्मा नॉट कैंसिल हुआ, तो सिग्मा इंड्यूस्ड आ गया सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के, दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। आप चाहो तो इंड्यूस्ड चार्ज भी ऐसा लिख सकते हो, एरिया से मल्टीप्लाई करके, इज इक्वल टू क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के। ये कई बार ना अलग से पूछ लेते हैं कि बताओ कितना चार्ज इंड्यूस होगा, तो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के। अगर कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाए तो उस पे जो इंड्यूस्ड चार्जेस आती हैं वो आती है सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के, है ना, दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, और कई बार इसको पोलराइजेशन वेक्टर भी बोल देते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर की टर्म में, ये पोलराइजेशन कांस्टेंट की टर्म में बोल देते हैं कि बताओ कितना पोलराइज हुआ, ये इंड्यूस्ड क्या है, पोलराइज ही तो है, तो सिग्मा इंड्यूस्ड इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के, है ना। तो ये याद रखना, ये अपना इंड्यूस्ड चार्ज। ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया कभी यही पूछ ले कि भाई बताओ स्लैब के अंदर इंड्यूस्ड फील्ड कितनी है, तो इंड्यूस्ड फील्ड इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, आपसे पूछे बताओ इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो सिग्मा इंड्यूस, सिग्मा एक्सटर्नल जो था 1 माइनस 1 अपॉन के, इंड्यूस चार्ज कितना है, क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, तो सबने लिख लिया होगा। ठीक, तो मैं इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा हूँ, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। है तो ये थ्योरी का पार्ट, बट मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में देना प्रेफर करता हूँ, ताकि अपन उसको क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस करें। कि एक ऐसी प्लेट है, एरिया A है, डिस्टेंस D है, D is the distance between the plates and area is the area of the plates, है ना। इसके बीच एक स्लैब इंसर्ट कर दी है मैंने T थिकनेस की, एक स्लैब यहाँ इंसर्ट कर दी है T थिकनेस की, और उस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, K is the dielectric constant of the slab and T is the thickness of the slab, है ना। ये डिस्टेंस कुछ x है, लेफ्ट वाली प्लेट से डिस्टेंस मान लेते हैं x है, दिया हुआ नहीं है, ये डिस्टेंस कुछ x है, तो ये डिस्टेंस क्या बची, तो दिस डिस्टेंस इज d माइनस t माइनस x, ये सोच सकते हो। प्लेट चली गई, प्लेट वापस लाएंगे, ये रही प्लेट, वो डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस क्या है भैया, यहाँ से यहाँ तक d माइनस टी माइनस एक्स, ये पता है अपने को, है ना। अब अपने को बताना है कि भैया इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस बताइए। तो इस सिस्टम को कैपेसिटेंस कैसे बताते हैं, तो कहते हैं कि भाई मान लेते हैं चार्जेस, है ना, जैसा कि हमेशा करते हैं, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू, और मैं यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूँ। देखो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फील्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक की फील्ड के साथ साथ E इंटू डी लिखता चलूंगा, प्लस क्यू से माइनस क्यू पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो मैं फील्ड लिखता चलूंगा और वो लिख रहा हूँ, तो मैं डेल्टा वी लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक्स वाले पार्ट में डेल्टा फील्ड की वैल्यू आएगी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड E इंटू डी,
इंटू एक्स। ये पहला एक्स वाले लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप आया, प्लस यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। यहाँ स्लैब के अंदर फील्ड Q अपॉन A इंटू के एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा T, और प्लस फिर से बाहर आएंगे, फील्ड फिर से बाहर वाली Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T माइनस एक्स। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया मैंने, तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करके। इस रीजन में सुनो, जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्लैब आती जाएगी, इस रीजन में फील्ड Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इस रीजन में फील्ड Q अपॉन A इंटू के एप्सिलॉन नॉट, है ना, और इस रीजन में फील्ड वापस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई किया, इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई किया, इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। कॉमन कितना आ गया यहाँ से, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा x प्लस T बाई के प्लस D माइनस T माइनस एक्स। काम की बात, x से x कैंसिल हो गया, ये T है भैया, तो इट इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई के, है ना। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V। Q अपॉन डेल्टा V करोगे तो ये कैंसिल होगा और कैपेसिटेंस बचेगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, नीचे बचेगा D माइनस T प्लस T अपॉन K। दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T, T अपॉन K। ये इसका आंसर है। ये तो मैंने आंसर लिख दिया, अब मैं इसको बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इसको याद कैसे रखेंगे पता है कि देखो T थिकनेस तक कितनी है, ये T थिकनेस तक मीडियम क्या है K, और बाहर मीडियम क्या है K इक्वल टू 1, K इक्वल टू 1। तो एयर की थिकनेस क्या हुई D माइनस के, तो D माइनस के अपॉन एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और T अपॉन स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मैं इसको सिंप्लीफाइड टर्म्स में लिखूं तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या समझ में आई कि x पे डिपेंड नहीं करता है, x पे डिपेंड नहीं करता है मतलब मैं स्लैब दाएं बाएं बीच में कहीं रखूं इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो दिस आंसर डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, है ना, कहीं भी रखो सेम आएगा। दूसरा, अपन ने क्या काम की बात देखी कि मान लो मैं एक स्लैब यहाँ पे रख दूं कहीं पे कुछ भी T थिकनेस की और इसका K, तो जो एयर बची बीच में वो एयर बची D माइनस T, है ना। तो इसको देखो ऐसा सिंपल कैसे लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस दी है तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन थिकनेस ऑफ एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर प्लस थिकनेस ऑफ स्लैब अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, एयर की थिकनेस D माइनस T प्लस स्लैब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस T, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। खत्म। कल को क्वेश्चन में ना ऐसे पता है 2 स्लैब आ जाएंगे, अब बुद्धि लगाना सीखते हैं, है ना। डेरिवेशन कर लिया तो फील्ड तो हमेशा ऐसे ही करके लिखोगे। तो मान लो भैया ये फील्ड आ गई, 2 स्लैब आ गए हैं, इसकी थिकनेस T1, इसकी थिकनेस T2, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, है ना। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन एयर की थिकनेस D माइनस T1 माइनस T2 अपॉन एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 प्लस पहले स्लैब की थिकनेस T1 अपॉन K1, दूसरे की थिकनेस T2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि इसमें जो C आता है ना, C इज इक्वल टू ऊपर एप्सिलॉन नॉट अपॉन A और नीचे सिग्मा T बाई K आता है। क्या आता है सिग्मा T बाई K, where T is the thickness of the medium and K is the dielectric constant of the medium। अगर मैंने ऐसे पैरेलल फॉर्म में स्लैब्स रख दी हैं तो ठीक।
ओके, देखते हैं, चलो जल्दी से इसको नोट करो।